हेलो स्टूडेंट, आज हम लोगों का टॉपिक है सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, यहाँ एक परिपथ बना हुआ है। फिगर को गौर से देखिए। यहाँ एक सेल लगा हुआ है। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, स्मॉल r, और इसका बाहरी प्रतिरोध R है। इस बाहरी प्रतिरोध के साथ एक एमीमीटर लगा हुआ है और इस सेल के साथ यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। वोल्ट मीटर पैरेलल और एमीमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, इन तीनों जब एक साथ हों तो इनमें क्या संबंध होता है, कैसे संबंध हम लोग ज्ञात करेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल अगर आता है इस तरह से तो हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लिया कि लिखेंगे, माना ई विद्युत वाहक बल वाला एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, R तथा बाहरी प्रतिरोध R है। ठीक है, मान लिया कि एक ई विद्युत वाहक बल वाला एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r तथा बाह्य प्रतिरोध R है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है कि परिपथ में तो निकालना क्या है, यदि परिपथ में I धारा प्रवाहित हो तो, यहां देखिए एक स्विच लगा हुआ है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो धारा I प्रवाहित होने लगेगा। तो उस स्थिति में, इसलिए T समय में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कितना होगा। सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा परिपथ लिखेंगे, परिपथ को दी गई ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, W बराबर क्या होना चाहिए, EIT। इक्वेशन 1 हो गया। इसे याद रखेंगे, सेल द्वारा T समय में दी गई ऊर्जा कितना होगा, तो EIT। उसी प्रकार हम देखेंगे कि यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध लिखेंगे यहां, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध R हो तो देखिए परिपथ में विभव पतन भी हो तो वहां पे विभव पतन कितना हो, स्मॉल भी रखते हैं, भी हो तो
सेल द्वारा भी स्मॉल है, तो हम यहां के लिए निकालेंगे कि बाह्य प्रतिरोध में किया गया कार्य क्या होना चाहिए, है ना, या अंदर सेल के अंदर किया गया कार्य क्या होना चाहिए। तो सेल के अंदर किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, E की जगह पर हम लोग स्मॉल भी आई टी, ये हो गया इक्वेशन 2। उसी प्रकार बाहरी प्रतिरोध R के कारण विभव भी हो, तो कारण नहीं होगा, प्रतिरोध R और विभव भी हो तो सेल के बाहर किया गया कार्य या ऊर्जा, ये भी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा भी आई टी, सब टी समय में। ये समीकरण 3 है। तो यहां देखेंगे कुल ऊर्जा या कुल किया गया कार्य, कुल ऊर्जा अगर देखेंगे तो कुल ऊर्जा W बराबर ये W1 प्लस W2, E का ही विभव पतन और ये दोनों का वोल्टेज सम होता है। यहां देखिए E आई टी और इसका मान है भी स्मॉल आई टी प्लस इसका कितना है, तो इसका है भी आई टी, ठीक है। तो ई आई टी, यहाँ आई टी कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, आई टी कैंसिल, तो ई बराबर देखिए कुल विभव का योग आ गया। यहाँ पर कितना विभव पतन हुआ और यहाँ पे इसके कारण कितना विभव पतन हुआ, दोनों का सम। जब ये स्थिति कब आती है, ध्यान दें, हमने पहले भी बता चुका है कि E जब सेल द्वारा कोई भी ऊर्जा का खपत नहीं होता है तो टोटल सेल का जो ऊर्जा होता है वही विद्युत वाहक बल होता है। यदि हम कोई स्विच ऑन किए, इसमें से करंट निकलना शुरू हो गया, यानी कि ऊर्जा उसमें से निकलना शुरू हुआ, तो वहां पे विभव पतन होगा। जहां जहां पे लोड लगा हुआ है, जैसे यहाँ R प्रतिरोध, इसके लिए स्मॉल भी विभव पतन हो रहा है ना, तो उस समय किया गया t सेकेंड में भी आई टी हो जाएगा। उसी तरह जब करंट इससे होकर आएगा, यहाँ पे प्रतिरोध R लगा हुआ है, इसका भी कुछ मान है, तो यहाँ पे भी पतन हो रहा है, वोल्टेज भी, कैपिटल भी, तो उसके लिए ये हो गया। तो टोटल हमको निकल गए यहाँ। यदि अब हम निकालना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई लोड लगा देते हैं, ठीक है, तो हमारा कितना होगा। यहाँ देखिए, अगर हम इसके लिए, चूंकि आप लोग नोट करें जल्दी फटाफट, 1 मिनट समय है आपके पास, नोट कर लें इसको, एक फॉर्मूला, उसके बाद नेक्स्ट। ओके, नोट कर लिए, इधर मिटा रहे हैं। यहां देखें अब, E बराबर V प्लस स्मॉल v है, चूंकि V बराबर IR और स्मॉल v बराबर I इंटू R, यहां का वोल्टेज इस करंट इंटू रेजिस्टेंस, यहां का वोल्टेज करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो अब E बराबर यहां आपको मिला I इंटू आर प्लस I इंटू स्मॉल r, I कॉमन है, I को कॉमन किए, यहां R प्लस R आ गया। I का वैल्यू अगर निकालना हो
तो E बटा R प्लस R, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। ये हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में ही होगा। देखिए ध्यान से, फटाफट नोट कीजिए। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। किरचॉफ का नियम। इसे धारा का नियम भी कहते हैं, या इसे जंक्शन का नियम भी कहा जाता है। ध्यान रहे, इसे धारा का नियम या संधि, इसके एक और नियम कहते हैं हम लोग संधि का नियम, जिसे हम लोग जंक्शन कहेंगे, है ना। संधि, जंक्शन इंग्लिश में कहते हैं, इसे कहेंगे संधि का नियम। संधि का नियम, किरचॉफ्स लॉ और माने ये हो गया प्रथम किरचॉफ का नियम, या किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं। इसे ऐसे कर देते हैं बाबू, एक मिनट, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम या संधि का नियम भी कहा जाता है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या इसका दूसरा करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। इसको किरचॉफ्स पहले ऐड कर देंगे, या किरचॉफ्स जंक्शन रूल या लॉ, ठीक है। शॉर्ट में इसे KCL कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। इस नियम को समझिए, इस पूरे 12 में सबसे आसान नियम अगर कोई है तो वो है किरचॉफ्स का नियम। किरचॉफ्स का नियम क्या है, पहले किरचॉफ्स के बारे में जानिए। 1848 में किरचॉफ्स नामक वैज्ञानिक ने ओम्स नियम को थोड़ा बढ़ाकर, यानी कि ऐसे कहें कि ओम्स नियम केवल सिंगल सर्किट के लिए वैलिड होता है। जब जटिल बहुत से कनेक्शन जब आएंगे तो उसके लिए किसी पॉइंट पे या किसी परिपथ में ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। इसलिए किरचॉफ्स ने अपना एक नियम दिया जिसे हम लोग किरचॉफ्स का नियम कहते हैं, और इन्होंने दो नियम को प्रतिपादित किया। दो नियम, एक है किरचॉफ्स का प्रथम नियम या धारा का नियम या संधि का नियम कहते हैं। आइए इसके बारे में आज ध्यान देते हैं, इसके बारे में देखते हैं किरचॉफ्स का नियम क्या है। तो हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार
किसी संधि पर विभिन्न प्रतिरोधों द्वारा आने वाले धाराओं का समस्त योग उस संधि से निकलने वाले समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। वेरी सिंपल। किसी संधि पर विभिन्न प्रतिरोधों द्वारा आने वाली धाराओं का समस्त योग उस संधि से निकलने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होती है। ऐसे कहिए, इसको आसानी से समझने के लिए, कि यदि ये एक पॉइंट है, इस पे ये 3, कम से कम 3, तब संधि होगा, तब जंक्शन होगा, कम से कम 3, 2 नहीं, 2 पर नहीं होगा ये, ठीक है, 3 होना चाहिए। मान लो कि यहां इस तरह से ये दिखाया गया है, ठीक है, यहां I1, यहां I2 और ये I3 है। तो लॉ कहता है, पहले यहां देखिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, ध्यान रखिएगा, किरचॉफ्स लॉ में चिन्ह परिपाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चिन्ह परिपाटी क्या है? प्रथम नियम के लिए, प्रथम नियम के लिए चिन्ह परिपाटी ऐसा है कि जो इस संधि पर जो धाराएं आती हुई प्रतीत होती हैं उन्हें पॉजिटिव मानेंगे। जो धाराएं इस बिंदु पर यानी कि जंक्शन पर आती हुई प्रतीत होंगी यानी दिखेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आने वाली धारा को हम लोग पॉजिटिव, निकलने वाली धारा को हम लोग क्या समझेंगे? निगेटिव। बहुत आसान है, ध्यान से। तो यहां कह रहा है, नियम जो कह रहा है कि आने वाली समस्त धाराओं का योग, तो आने वाला कौन कौन है? और I2, ये बराबर होंगी किसके? I3 के, I3 के बराबर होंगी, निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर। तो एक ही है, यानी कि इन दोनों का योगफल अकेले I3 निकल गया। ऐसे भी देख सकते हैं कि या I1 प्लस I2 तो माइनस I3 बराबर 0, यानी कि यहां पे इस बिंदु पर समस्त कोई धारा उपस्थित नहीं होगा, यानी कि यहां धारा का मान क्या होगा? 0 होगा। जैसे अगर समझें कि अगर यहां पे इस तरह भी दिखाया जा रहा है, मान लीजिए कि I1, I2, I3, I4, I5, तो हम कैसे लिखेंगे? आने वाली धाराओं को क्या करेंगे? पॉजिटिव करेंगे। I1 आने वाली धारा है, I2 आने वाली धारा है, ये निकल रहा है यहां से, तो क्या हो जाएगा? माइनस I3। ये आ रहा है तो पॉजिटिव I4, ये निकल गया
यानी कि -I5, तो क्या बच यहाँ 0 जब इधर है। तो अब क्या कर सकते हैं, सारे पॉजिटिव को एक तरफ रख लो और यहां हो गया I4, इधर देखिए माइनस माइनस इधर जाएगा I3 प्लस I5। इससे क्या रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट मिलता है कि 3 प्रतिरोधों से आने वाली धारा जितने भी आए, कोई जरूरी नहीं है कि बराबर बराबर, नहीं, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि इससे जितना निकल रहा है उतना, ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितना है ना, बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी है। रेजिस्टेंस यदि बराबर होगा तो बराबर बराबर धाराएं निकलेंगी, यदि रेजिस्टेंस का मान भिन्न भिन्न है तो धारा भी भिन्न भिन्न, लेकिन टोटल धाराओं का योग इससे जितना आया हुआ है वही होगा। यानी कि अगर ये 2, ये 3, ये 5, तो 2 3 5 या 5 10 आया, तो इन दोनों से 10 ही निकलेगा, इन दोनों से 10 ही निकलेगा। हो सकता है कि इससे 3 निकले, इससे 7 निकले, इससे 5 निकले, तो अगर ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर होगा तो 5-5 निकलेगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो हम इसको एक और परिभाषा दे सकते हैं कि इसे नोट करें, तो एक दूसरा परिभाषा भी हम बना सकते हैं। इस परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हैं, मिटाए, ओके, इसे नोट कर लेंगे। किसी संधि पर आने वाली कुल धारा तथा संधि से निकलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। अर्थात इसे अगर मैथमेटिकल लिखेंगे तो समेशन I इक्वल टू 0, समेशन I इक्वल टू 0। यह नियम याद रखेंगे, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह लाइन पूछा जाता है। ठीक है, यह नियम अगर पूछेगा कि किरचॉफ के प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप कहेंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम यानी कि यह नियम आवेश संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नियम पर आधारित है। यानी कि लूप से जितना आया निकल गया, वहां क्या बचा, 0। यानी कि ना ही ऊर्जा खर्च हुआ, ना ही ऊर्जा गेन हुआ। ठीक है, ना ही ऊर्जा उत्पन्न हुआ और ना ही विनाश हुआ, कुल जितना आया उतना ही निकल गया। तो संधि पर कुल समस्त ऊर्जा का मान, आवेश का मान क्या होता है, 0 होगा। इसलिए इस नियम का दूसरा परिभाषा क्या बना कि किसी संधि पर आने वाली कुल धारा तथा संधि से निकलने वाली समस्त धाराओं का योग 0 होता है, अर्थात समेशन I बराबर 0। ओके, तो इस नियम को फॉलो करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो वीडियो जो सेकेंड लॉ है वो बड़ा है और उसको बढ़िया से समझना है, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल आते हैं और वो कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए वैलिड होता है सेकेंड लॉ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस नियम को बढ़िया से ध्यान में रखेंगे और
जो इसके पहले हमने टॉपिक देखा है, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल, इन दोनों तीनों के बीच में रिलेशन क्या था? तो I इक्वल टू ई बाई आर प्लस, मतलब बाहर रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, वो एक संबंध है। और किरचॉफ का प्रथम नियम का या एक रूल को याद करना है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल छोटा सा देखते हैं, सबसे आसान तरीका है, देखेंगे इसके एक न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे। देखें, न्यूमेरिकल है कि यहां ध्यान से देखेंगे, ये 5 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, यहाँ 7 एम्पियर, 1 एम्पियर, तो यहाँ पूछेगा I का मान क्या होगा। वेरी सिंपल, थोड़ा सा कॉमन सेंस लीजिएगा, वेरी सिंपल। यहाँ देखिए आने वाले, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आने वाले 5 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 7, देखेंगे यहां निकाल दिए, तो यहां निकाले हैं 3 2 5 5 10, 10 में से 7 गया 3 एम्पियर, यहां 3 एम्पियर कहां जाएगा? ऐसे ये जो होगा 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है यहां से, यहां पहुंच गया। अब देखिए 3 एम्पियर में ये जा रहा है यहां, तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 बराबर 4 एम्पियर, यहां तो 4 एम्पियर यहां से निकल जाएगा, इसलिए I का मान 4 एम्पियर आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग देखेंगे इसके आगे। ठीक है, सेकंड लॉ देखेंगे और उसमें से भी एक क्वेश्चन और भी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।